सो गाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं लगभग 50 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। बट मैं बता दूं कि जेएनके के क्वेश्चंस को मैंने इधर इंक्लूड नहीं किया है, उन पे हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एज वेल एज साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं एंड में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी से है ये। इनमें से कौन से रीजन में अर्थ सरफेस का वो कौन सा रीजन है जिसको डोलड्रम कहते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआई का जो हमने पैटर्न देखा था वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। तो बताइए कि अर्थ सरफेस के कौन से रीजन को डोलड्रम कहा जाता है। ऑप्शंस आपके पास है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, between 10 degree to 23.5 degree north and south latitude, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है, डोलड्रम होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोगों के पास है, जेट स्ट्रीम जो है वो यूजुअली आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं? जेट स्ट्रीम्स ओजोनोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, आयोनोस्फेयर में। इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं जेट स्ट्रीम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट ऑफ एयर, इसको क्या कहते हैं? मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट ऑफ एयर, इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वेरिएबल ह्यूमिडिटी। इसका जो आंसर है वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, रेन बियरिंग क्लाउड ब्लैक क्यों दिखते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ यहाँ पे। जिन क्लाउड्स में रेन होती हैं वो ब्लैक क्यों दिखते हैं? ऑल लाइट इज स्कैटर्ड बाय देम, द लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इन देम एब्जॉर्ब द सनलाइट, they reflect the sunlight back into the atmosphere, there is a lot of dust condensed on the water vapor in such clouds। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि जितनी भी लाइट होती है वो स्कैटर कर देते हैं, इस वजह से वो ब्लैक दिखते हैं। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, रेन शेडो जो इफेक्ट होता है वो किससे एसोसिएट करता है? रेन शेडो इफेक्ट, साइक्लोनिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। रेनफॉल से एक क्वेश्चन आपको जेके पीएसआई का ओएमआर बेस्ड जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो रेन शेडो इफेक्ट है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल से रिलेट करता है, तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्टर्न मोस्ट प्लेस जो है इंडिया की वो है गुहार मोती। यह आपको कौन सी स्टेट यूटी में देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि वेस्टर्न मोस्ट जो प्लेस है वो कौन सी है? गुहार मोती। राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात या फिर पंजाब। तो यहीं से आप लोग देख सकते हो कि वेस्टर्न मोस्ट पूछा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको देखने को मिलेगा गुजरात। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है, इनमें से कौन सी रिवर वैली जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्व्स ऑफ द गोंडवाना पीरियड? तो कौन सी रिवर वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोल रिजर्व ऑफ द गोंडवाना पीरियड के कंसर्न में? सोन, महानदी, दामोदर, गोदावरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दामोदर रिवर वैली। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयाज के कौन से पार्ट में आपको कार्वे लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर से हो तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप बहुत इजीली दे दोगे, क्योंकि कार्वे सॉइल में ही आपको सैफरन कल्टीवेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हिमालय में देखने को मिलेगा, ईस्टर्न हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर कश्मीर हिमालयाज। इसका करेक्ट आंसर है कश्मीर हिमालयाज में। तो यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following script of ancient India was written from right to left? तो right to left यहाँ से इधर की तरफ जो है इनमें से कौन सी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खारतोशी या फिर नंदी नागरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खारतोशी। तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन से एम्पायर के कॉइन्स में लव फॉर म्यूजिक दिखाया जाता था? मौर्याज, नंदास, गुप्ताज, चोलाज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुप्ताज के पीरियड में। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, मुगल पीरियड का, मुगल रूल का फाउंडर कौन है इंडिया में? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर अकबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा
बाबर, ठीक है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कब लड़ी गई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 किस किस के बीच में हुई थी ये लड़ाई? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली, या फिर आप कह सकते हो मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो ये जो लड़ाई है ये मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से किसको कहा जाता है चैंपियन ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन साउथ इंडिया? चैंपियन ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन साउथ इंडिया। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, सर आर्थर थॉमस कॉटन, कर्नल बेरेट स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर आर्थर थॉमस कॉटन, चैंपियन ऑफ द इरिगेशन सिस्टम इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? ऑप्शन है चर्चिल, पाल्मस्टोन, एटली या फिर ग्लैडस्टोन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाल्मस्टोन, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, गांधी जी को चंपारण का जो सत्याग्रह था उसमें किसने इन्वाइट किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ला ने, मजहरुल हक ने या कृष्णा साहे ने? इसका करेक्ट आंसर है राजकुमार शुक्ला ने चंपारण के लिए गांधी जी को इनवाइट किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से अगर हम रोड की लेंथ की बात करें तो कौन सी स्टेट या फिर यूटी फर्स्ट रैंक आता है उसका? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र है उसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोड है लेंथ में, तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं NH-77 जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट में एंटायरली चलता है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? यहाँ पे तमिलनाडु जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक मेंशन्ड है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेम ऐसा ही पूछा जा रहा है कि जो विड्थ होती है ब्रॉड गॉग की, दो जो रेल्स होती हैं ब्रॉड गॉग की, उनकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1676 mm। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है? पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है पॉसिबिलिज्म, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो आपको देखने को मिलेगा, इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने प्रपोज की है? इकोसिस्टम, टेलियर ने, हार्टिगन ने, स्टॉडर्ट ने, टेंसले ने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी टेलर ने, और कब की है? 1935 में। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, जेके PSI की एक शिफ्ट में पूछा भी गया था, दैट पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड होता है, ये याद रखना, इन्वर्टेड होता है इनमें से कौन से इकोसिस्टम में? पिरामिड ऑफ बायोमास, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, ग्रासलैंड्स, ड्राईलैंड्स? इसका करेक्ट आंसर है पॉन्ड्स, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन से एक्ट के थ्रू जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो फाइनली ख़त्म हो गई थी और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बच गई थी? सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बच गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कौन सा एक्ट था? चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833, 1853? इसका करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो यहाँ पे जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया? बहुत सारे पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दैट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसका मतलब है सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट इनमें से कौन से एक्ट ने पहली बार दिया था, और पहली बार सिर्फ मुस्लिम्स को ही मिला था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कौन सा था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1909, मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द करेक्ट आंसर इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1909। सो यहाँ पे जो
बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कितनी वुमेन्स मेंबर जो हैं जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें प्रेजेंट थी, कितनी वुमेन मेंबर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, 15, 13, 12 या फिर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी VLW के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना गाइज ये VLW और FA दोनों के लिए है। तो अगर आपको कहीं पे लगे कि पॉलिटी तो FA में नहीं है, तो पॉलिटी आपको VLW में देखने को मिलेगी। तो 15 थे, 13 थे, 12 थे या फिर 10 थे। इसका करेक्ट आंसर है उस टाइम पे 15 फीमेल मेंबर्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट थी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को ही क्यों हम लोगों ने डेट चूज़ किया इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या रीज़न था? कांग्रेस ने इस दिन इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व किया था 1930 में, या फिर इस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में, या फिर ये बहुत ऑस्पिशियस डे माना जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो हिस्टोरिकल रीज़न है वो है कांग्रेस ने इसी दिन जो है 1930 में इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व किया था। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन से शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिक्स करता है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा, कि वो हर स्टेट से इलेक्ट होके आएंगे। तो जहाँ पर भी आपको शेड्यूल में राज्यसभा दिखे इसका मतलब है वो कौन सा शेड्यूल है, 1st, 3rd, 6th, 4th, 5th। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सटीक याद रखना है कि वो 4th शेड्यूल होगा, ठीक है। 4th शेड्यूल राज्यसभा के मेंबर से रिलेट करता है। अब मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी कि आपको कैसे याद रखना है इसको। यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं पे बोला जाएगा कि ये आप ये जो शेड्यूल है ये कैसे याद रखना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो ये टोटल आपको 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। T से टेरिटरीज, E से इमोल्यूमेंट, A से एफर्मेशन, R से राज्यसभा की सीट, S से शेड्यूल एरियाज, O से अदर एरियाज, फेडरल लिस्ट, F से ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर L से लैंड रिफॉर्म, D से डिफेक्शन, P से पंचायत और M से म्यूनसिपैलिटी। बस इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो एक नया क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ पे पॉलिटी होगी, तो ये वाला क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या अमेंडमेंट से रिलेटेड है, या फिर जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है फॉर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेट है, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा, ये रिलेट करता है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट से ये रिलेट करता है। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है, जो हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का माइंड है वो इनमें से कौन से चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है, प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, DPSP में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो जो माइंड है वो प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन सा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट से डील करता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। फंडामेंटल राइट की बात करें तो पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेट्स और टेरिटरीज़ के बारे में देखने को मिलेगा। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बोलता है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पार्ट 4 बात करता है DPSP के बारे में, एंड पार्ट 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोगों के पास है, इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये तो है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये भी है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी DPSP के अंदर आते हैं। अब आप मुझे बताएंगे DPSP के आर्टिकल्स के बारे में, और पार्ट तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, आर्टिकल्स और पार्ट बता दो किसके, DPSP के। नेक्स्ट इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चंस हमने उठाए हैं। इकोनॉमी से जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जो ये कॉन्सेप्ट है ये किसने कॉइन किया है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जॉन मेनार्ड कीनीज, पाउल A सैमुअलसन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा जॉन मेनार्ड कीनीज। सो यहाँ पे C जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन से इकोनॉमी का फीचर है,
क्या है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी या फिर डुअल इकॉनमी। इसका करेक्ट आंसर है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में प्राइवेट ओनरशिप होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग इनकम। इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीजिंग कॉस्ट। ग्रेशम लॉ जो है वो ऑपरेशन में कब आता है, जब गुड मनी इज होर्डेड, गुड मनी इज मेल्टेड, गुड मनी इज एक्सपोर्टेड, गुड मनी इज होर्डेड, मेल्टेड एंड एक्सपोर्टेड। ग्रेशम लॉ तब आता है जब गुड मनी इज होर्डेड। तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है 5 ईयर प्लान फर्स्ट किसने लॉन्च किया था। चाइना, यूएसएसआर, इंडिया, भूटान। फर्स्ट ईयर प्लान जो है सबसे पहले यूएसएसआर ने लॉन्च किए थे, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स से है ये। व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्स। हर्ट्स में क्या मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, हीट, क्वालिटी। इट इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमी से, बुल एंड बियर किससे रिलेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुल एंड बियर किससे रिलेट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड, बैंकिंग, शेयर मार्केट या फिर गुड्स प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर है शेयर मार्केट से रिलेट करता है बुल एंड बियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म बजट है वो कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 112, आर्टिकल 72, शेड्यूल 5 या फिर कहीं पर भी इसका यूज़ नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 112। बाय द वे मैं आपको बता दूं जो टर्म बजट है वो एज सच वहाँ पे मेंशन नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो टर्म वहाँ पे यूज़ किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आप नोवेयर यूज्ड के साथ भी जाओगे तो आई थिंक ये सेफ ही रहेगा, बट फिलहाल हम आर्टिकल 112 के साथ भी जा सकते हैं। बट अगर कहीं पे आपको ऐसा आ जाता है नोवेयर यूज, तो बजट का कहीं पे यूज़ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा आर्टिकल 112 में आता है और उसी को बजट कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो सर्विस टैक्स को हमने किसके रिकमेंडेशन पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। केलकर कमेटी, राजा जे चालिया कमेटी, मनमोहन सिंह कमेटी, यशवंत सिन्हा कमेटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजा चेलिया कमेटी। सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल अगर प्राइस क्या होंगे। अगर जो प्राइस है डोमेस्टिक गुड्स के वो कांस्टेंट रहेंगे, एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाएगा इंपोर्ट से, इंपोर्ट कांस्टेंट रहेगा या एक्सपोर्ट प्रोपोर्शनैलिटी राइज हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जब एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाएगा टू इम्पोर्टर्स, तो तब हम लोग करेंसी को डिवैल्यू करते हैं और उसका हमें बेनिफिट भी मिलता है। करेंसी के डिवैल्यूएशन का हमें ज़्यादा बेनिफिट कब मिलेगा, जब जो प्राइस है एक्सपोर्ट्स के वो चीपर हो जाएंगे टू इम्पोर्टर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट इमिटेड बाय द सन इन 1 ईयर, टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर, टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो अराउंड द सन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करती है इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्सेक किसके बराबर होता है, कितने लाइट ईयर के बराबर होता है 1 पार्सेक। 5.26, 4.26, 6.26, 3.26। इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा 3.26। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑसिलरिटी मोशन में क्या होता है। पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट पर मूव करते हैं, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस जो एटम का होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक नंबर को हम किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ANZE। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Z से हम लोग एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करता है जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। लाइमस्टोन, क्विक लाइम, चाक, मार्बल। इसका करेक्ट आंसर है क्विक लाइम।
बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल में कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं? 28, 30, 32, 40। इसका करेक्ट आंसर है 28 होते हैं। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ब्रेन की मेन थिंकिंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मिड ब्रेन होता है, हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन या फिर हिंड ब्रेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर ब्रेन। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन आई का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है? प्यूपल, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस। इसका करेक्ट आंसर है रेटिना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। जो लाइट है हमारी आंख के थिन मेम्ब्रेन से क्रॉस करती है उसको क्या कहते हैं? रेटिना, कॉर्निया, प्यूपल, आइरिस। इसका करेक्ट आंसर है प्यूपल। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज ये थे हमारे आज के 50 MCQs जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर ये आपको अच्छे लगे हैं तो हम ऐसे ही और भी MCQs आपके लिए लेकर आएंगे डेली बेसिस पर या ऑल्टरनेट डेज पर। आपको ये वाले वीडियो मिलेंगे जिसमें हम लोग 50-50 क्वेश्चंस करके पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर देंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, VLW या बाकी जो आपके छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं, जूनियर असिस्टेंट है या फिर आपका फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, स्टॉक असिस्टेंट है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, तो उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। कहीं पर भी ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। और अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। हमारी ऐप को डाउनलोड कर सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। ये हमारा EPFO का भी एक कोर्स है जो आप खरीद सकते हैं। 180+ टेस्ट इसमें हम लोगों ने रखे हैं। करंट अफेयर का भी एक कोर्स है जिसमें हम लोग लगभग 2 साल के करंट अफेयर आपको करवा देंगे। नेशनल, इंटरनेशनल प्लस जम्मू एंड कश्मीर PDFs के थ्रू आपको मिल जाएगा हमारी ऐप में। और अकाउंटेंसी के लेक्चर सीरीज़ हमने हमारी ऐप पर स्टार्ट की हैं। अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, उसको भी अपने हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो हमें, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा प्रेप JK के नाम से। इस PDF पर क्लिक कर भी आप वहां पर पहुंच जाओगे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये हमारी ऐप का लिंक है, यहाँ से आप लोग वेरियस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हमने 500+ MCQs के मॉक टेस्ट रखे हैं कंप्यूटर के भी हमारी ऐप में, उसको भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।